लोग अक्सर राजनीति को संयोग का खेल समझते हैं, पर सच ये है कि ये सिस्टम का विज्ञान है। हर नतीजा, चाहे वो जीत हो या हार, अपने अंदर एक बहुत गहरा सबक छिपाए होता है। तो आज हम जो ये विश्लेषण कर रहे हैं, इसका मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है एक रचनात्मक पोस्टमार्टम करना। ये समझना कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ, और सबसे जरूरी कि जनता की बेहतर सेवा के लिए आगे का रास्ता कैसे बनाया जाए। और यही एक सिद्धांत, यही एक उसूल हमारे पूरे विश्लेषण की नींव रहेगा। देखिए, सच्ची जीत शोर शराबे से नहीं मिलती, वो भरोसे से मिलती है। और भरोसा, वो तो जमीन पर लोगों के बीच रहकर, उनकी बात सुनकर और उनकी मुश्किलों का हल निकालकर ही कमाया जाता है। तो चलिए, किसी भी डेटा या आंकड़े को देखने से पहले हम उस जमीन की आवाज सुनते हैं जहां ये चुनाव लड़ा गया। चलिए, बलिया के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयों को महसूस करते हैं। बलिया के लगभग हर घर में एक चिंता आपको आम मिलेगी, अपने पढ़े लिखे बच्चों के भविष्य की चिंता, सम्मानजनक नौकरी की कमी। ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, नहीं, ये उस परिवार की उम्मीदों का, उनकी आकांक्षाओं का संकट है। अब सोचिए, शहर में जाम, नाले या कचरे का ढेर, ये सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में इज्जत का सवाल बन जाता है। खासकर मॉनसून में, जब सड़कें पानी से लबालब होती हैं, तो ये लोगों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। और जैसे ही शाम ढलती है, परिवारों को अपनी बेटियों और महिलाओं की फिक्र होने लगती है। पब्लिक जगहों पर, खासकर बाजारों और स्कूलों के पास सुरक्षा की कमी, ये एक बहुत गहरा सामाजिक मुद्दा है। इसे नज़रअंदाज करना मुमकिन ही नहीं है। तो जब हम इन सभी शिकायतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, जाम, नाले, नौकरियों की कमी, अस्पतालों की हालत और सुरक्षा की चिंता, तो एक तस्वीर साफ हो जाती है। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ी नाउम्मीदी को जन्म देती हैं। और सच ये है कि कोई भी राजनीतिक रणनीति इन्हें समझे बिना कामयाब हो ही नहीं सकती। तो ये तो थी जमीन की हकीकत। अब चलिए उन आंकड़ों की तरफ चलते हैं जो 2022 के चुनाव की कहानी अपनी जुबान में कहते हैं। ये आंकड़े हमें चुनौती का असली पैमाना समझने में मदद करेंगे। बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र में करीब करीब 3,78,000 वोटर हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और इनकी सामूहिक आवाज को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सभी वोटर्स में से सिर्फ 52.43% ने ही अपना वोट डाला। ये पिछले चुनावों के मुकाबले कम था। तो ये आंकड़ा हमें क्या बताता है? शायद ये एक तरह की खामोशी है, एक निराशा है। शायद वोटर्स को लगा कि उनकी आवाज से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और जिन लोगों ने वोट दिया, उनका फैसला ये था। सत्ताधारी दल बीजेपी को मिले 46.12% वोट, जबकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को मिले 41.21%। तो यहाँ पर हार जीत का जो अंतर है वो साफ दिखाई देता है। अगर हम इसे वोटों की संख्या में देखें तो हार का अंतर था करीब 8,300 वोटों का। पर इसे देखने का एक और तरीका है। ये वो 8,300 बातचीत थीं जो हो नहीं पाईं। ये वो घर थे जहां तक शायद पहुंचा ही नहीं जा सका। तो देखिए, आंकड़े हमें ये तो बता देते हैं कि क्या हुआ, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, कोई भी हार कभी एक वजह से नहीं होती। ये तो सिस्टम की कई कमजोरियों की एक पूरी चेन का नतीजा होती है। तो चलिए, इस सिस्टम की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक समीकरण की। सपा का जो पारंपरिक वोट बेस था, खासकर मुस्लिम और यादव समुदाय, वो इस बार बिखरता हुआ नजर आया। शहरी बूथों पर मुस्लिम वोटिंग में गिरावट देखी गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भूमिहार और चौहान जैसे समुदायों के वोटों को मजबूती से जोड़ा, जबकि एक और अहम राजभर समुदाय का वोट वो बट गया। हम सब जानते हैं कि चुनाव सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों से नहीं, बल्कि बूथ लेवल पर जीते या हारे जाते हैं। और जमीनी संगठन में यहाँ पर कमियां साफ नजर आईं। कई बूथों पर एजेंट ही नहीं थे, शहरी इलाकों में यूथ विंग कमजोर था और महिला मोर्चा तो लगभग इनएक्टिव था। और फिर आती है नैरेटिव की लड़ाई, यानी विचारों और वादों की लड़ाई। बीजेपी का मैसेज बहुत क्लियर और सिंपल था, राष्ट्रवाद प्लस मुफ्त राशन। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी इकोनॉमी या लोकल मुद्दों पर कोई मजबूत, कोई आकर्षक कहानी नहीं बना पाई। और यहीं पर एक बहुत जरूरी संवैधानिक मूल्य की बात आती है।
एक मजबूत लोकतंत्र जो है वो जिम्मेदारी के साथ की गई इन्फॉर्म्ड बातचीत पर ही खड़ा होता है। तो इस तरह का जो गहरा विश्लेषण हम कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये हर नागरिक की डिग्निटी को बनाए रखना और एक बेहतर पब्लिक डिबेट बनाने की जिम्मेदारी भी है। किसी एक चुनाव को अलग से देखना हमेशा एक अधूरी तस्वीर दिखाता है। असली पैटर्न को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास के पन्ने पलटने होंगे और लंबे समय के ट्रेंड्स को देखना होगा। ये टाइमलाइन देखें, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। 1996 में करीब 27% से शुरू होकर सपा 2012 में 48.6% के पीक पर पहुंची। फिर 2017 में एक बड़ी गिरावट आई। 2022 में वापसी तो हुई, लेकिन वो अधूरी थी। तो इससे ये साफ है कि एक मजबूत बेस तो है, लेकिन सिर्फ पुराना फॉर्मूला अब जीत के लिए काफी नहीं है। अब इस ग्राफ को देखिए, ये एक सीधा सीधा कनेक्शन दिखाता है। 2012 में जब वोटर टर्नआउट ज्यादा था, सपा जीती। 2022 में जब टर्नआउट गिरा तो नतीजा हार थी। मतलब साफ है, जब वोटर्स के जोश में कमी आती है तो इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ता है। तो बीमारी की वजह तो हमने समझ ली, अब इलाज की बारी है। 2027 में जीत के लिए एक ठोस डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? हमारा लक्ष्य है करीब 4.9% वोट अपनी तरफ स्विंग करना। और इसकी शुरुआत होगी सोशल इंजीनियरिंग से, सामाजिक समीकरणों के धागों को फिर से जोड़ने से। नंबर 1, राजभर समुदाय का विश्वास जीतना। नंबर 2, चौहान समुदाय को अपनी तरफ लाना, जो एक तरह से स्विंग वोट है। और नंबर 3, अपने कोर यादव व मुस्लिम बेस में फिर से वो जोश भरना, ताकि वो बड़ी संख्या में वोट देने के लिए बाहर निकलें। ये एक फेज्ड, टाइम बाउंड एक्शन प्लान है। चुनाव से 90 दिन पहले लोगों को सुनो, अलग अलग जातियों के क्लस्टर में सभाएं करके। 60 दिन पहले उनके सामने लोकल मैनिफेस्टो रखो, एक ठोस प्रस्ताव। 30 दिन पहले व्हाट्सएप वीडियो के जरिए अपनी बात हर घर तक पहुंचाओ। और डी-डे पर, यानी चुनाव के दिन, पन्ना प्रमुख ड्रिल को एग्जीक्यूट करो। नैरेटिव को भी बदलना होगा। कोर पिच क्या होगी? जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। कैंडिडेट का फोकस किस पर होगा? नारद राय की जो एक एक्सेसिबल और भरोसेमंद नेता की इमेज है, उस पर। और इस मैसेज को फैलाने के लिए मॉडर्न डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल, हर वार्ड के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स और अधूरे वादों को एक्सपोज करने के लिए एक फैक्ट चेकर हैंडल। और हाँ, ये डिजिटल आउटरीच करते समय एक बात हमेशा याद रखनी होगी। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत वोटर्स के साथ हर कम्युनिकेशन उनकी परमिशन से और सम्मान के साथ होना चाहिए। ये नागरिक की डिग्निटी को बनाए रखने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अब बलिया के इस केस से थोड़ा ऊपर उठते हैं और उस बड़ी सोच, उस बड़े फिलॉसफी पर बात करते हैं जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। भविष्य उनका नहीं है जो सबसे जोर से चिल्लाते हैं, नहीं, भविष्य उनका है जो सबसे ध्यान से सुनते हैं और लोगों की शिकायतों को एक ठोस प्लान में बदलते हैं। राजनीति को शोर मचाने से आगे बढ़कर प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना होगा। तो आखिर में एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या राजनीति का भविष्य सिर्फ डेटा और एनालिसिस के बारे में है, या इसका असली मकसद, इसका अंतिम उद्देश्य हर नागरिक की डिग्निटी को बनाए रखना है? शायद असली जवाब इन दोनों को एक साथ जोड़ने में ही छिपा है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgra@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से बड़े उद्देश्य।